वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। क्या मेरी वॉइस आ रही है? एक बार यस सर लिख के बता दीजिए। एवरीथिंग इज फाइन। एम आई ऑडिबल गाइस? वेरी गुड। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। टुडे इज द वेरी वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर कोर्स। आज आपके कोर्स का पहला दिन है। आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे और किस उम्मीद के साथ में आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, सबसे पहले इस पर एक बार चर्चा हो जाए। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन की बात करें या फिर बात करें जीबीओ की, आरबीआई के एग्जाम्स की बात करें या फिर बात करें इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम की, या बात करें एसएससी के एग्जामिनेशंस की, एज वेल एज स्टेट लेवल में होने वाले कोई भी एग्जामिनेशंस की, इन सभी का जो सिलेबस है वो लगभग सिमिलर है। कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां पर हम लोग अलग अलग पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। क्या जितना मैं करवाऊंगा यहां पर आपको, क्या वो पूरा सफिशिएंट होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए, या आपको किसी और बुक से पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट होगी? देखिए, आपके पास पढ़ने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सब्जेक्ट ही है? इज देयर एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो इन योर कोर्स? क्या कंप्यूटर के अलावा भी आपके पास कई और सब्जेक्ट है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। हमें सिर्फ कंप्यूटर की तैयारी तो नहीं करनी, हमें कंप्यूटर के साथ साथ अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी है, तभी एग्जाम निकलेगा, है ना। जैसे अगर बैंकिंग की बात करें तो आपको रीजनिंग भी पढ़नी होगी, मैथ्स भी पढ़नी होगी, साथ में आपको अगर आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी पर भी फोकस करना होगा, या इंग्लिश वाले इंग्लिश पर भी फोकस करेंगे। यस, जीके यानी जीएस जैसे बड़े सब्जेक्ट की भी तैयारी आपको करनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ कंप्यूटर आपका मेन फोकस नहीं है, आपका फोकस है सभी सब्जेक्ट। बस आप ये चाहते हैं कि सर कंप्यूटर में इतनी नॉलेज हमें मिल जाए कि कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाए, है ना। वैसे तो आप हर एक सब्जेक्ट में चाहते हैं कि रीजनिंग में भी फुल मार्क्स आए, मैथ्स में भी फुल मार्क्स आए, जीए में भी फुल मार्क्स आए, आप चाहते तो हैं, लेकिन कोई ऐसा गाइडेंस आपको नहीं मिल पाता कि जो आपको ये एश्योर कर पाए, जो आपको ये गारंटी दे पाए कि इस कोर्स के बाहर नहीं आएगा। आपने कहा सर हम मेहनत करने को भी तैयार हैं, हम पैसा खर्च करने को भी तैयार हैं, वो भी हम कर देंगे, बस कोई एक ऐसा मेंटर हमें मिल जाए जो ये कह दे कि बेटा सिर्फ ये पढ़ लो और इसी में से आएगा। मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये बताओ। आपने कहा सर क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर आप एक टीचर है, आप एक फैकल्टी हैं, तो आपको एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ाना है। आपको या तो मैथ्स पढ़ाना है, या रीजनिंग पढ़ाना है, या जीए पढ़ाना है, या कंप्यूटर पढ़ाना है। अगर कोई टीचर है तो इसका मतलब वो उसे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और एक ही पढ़ाना है और उसी में अपडेट रहना है। तो टीचर वो ही अच्छा है जो पूरे में पूरे मार्क्स एग्जाम में आपको दिलवाए, पहली बात। दूसरा, जो समझाए वो समझ में भी आए। तीसरा, अगर 40 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको 40 में से 40 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आने चाहिए। भले ही उस 40 में से आप 35 क्वेश्चन सही कर पाए, हो सकता है कुछ 36 क्वेश्चन सही कर पाए, हो सकता है कुछ 34 क्वेश्चन सही कर पाए, लेकिन एट द एंड कम से कम आप ये तो कहें कि सचिन सर जो आपने पढ़ाया वो 40 के 40 क्वेश्चंस मिले। आप उसमें दो तीन गलत करेंगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और आप ही क्यों, हो सकता है कि अगर मैं भी पेपर देने जाऊं तो मुझसे भी एक या दो क्वेश्चन गलत हो जाएं, है ना, क्योंकि पेपर का प्रेशर ही ऐसा होता है कि हो सकता है कि जल्दी में मैं भी 5 में से कोई एक गलत ऑप्शन लगा दूं, हो सकता है।
लेकिन कम से कम आप ये तो बोल पाए कि सर आपका पढ़ाया हुआ पूरा आया। बस यही हम चाहते हैं कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में आपको एक ऐसी मेंटरशिप मिल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही उसके आंसर को आपको पहले से पता हो कि सचिन सर ने कहा था कि ये क्वेश्चन है और अगर ये मिले तो ये लगा देना, और इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कितना अच्छा लगेगा। पेपर देने से पहले ही आपके पास में ये कॉन्फिडेंस होगा कि कंप्यूटर तो हम करेंगे ही करेंगे, यानी फुल आउट ऑफ फुल कंप्यूटर में करेंगे। और सोचो, अगर यही कॉन्फिडेंस आप घर से लेकर जाएं रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, जीएस के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर ना निकले? बोलो। कैंडिडेट 2 साल, 3 साल, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और पेपर नहीं निकल रहा। बोलो क्यों नहीं निकल रहा पेपर? क्या उसकी बेसिक आपने समझी है? पेपर ना निकलने का पहला रीजन क्या है? प्रॉपर मेंटरशिप का ना मिलना, एग्जाम ओरिएंटेड ना पढ़ाया जाना, ये पहला रीजन है। हर कोई बेसिक से स्टार्ट करता है और एडवांस तक करवाने के चक्कर में वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता ही नहीं। अगर एक मेंटरशिप बढ़िया आपको मिल जाए तो ये गारंटी है कि कोई भी स्टूडेंट 1 या 2 अटेम्प्ट्स में पेपर को निकाल सकता है। तो आइए, ये गारंटी मैं आपको देता हूं कंप्यूटर में कि कंप्यूटर में तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो एक बार फटाफट से यस सर लिख दो कि सर तैयार हैं हम सब कंप्यूटर में फुल स्कोर करने के लिए। फटाफट सब लोग यस सर लिख दो कि सर कंप्यूटर में तो हम तैयार हैं फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए। वेरी गुड। लेकिन जो जोश इस समय आपके पास में है वही जोश एग्जाम तक रहना चाहिए। जो इंथुजियाज्म इस समय है वही आखिरी तक रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सारे लाइव सेशंस देखें, हो सकता है कि आप लाइव में ना जुड़ पाए, है ना, मान सकते हैं, कोई जरूरी भी नहीं। लेकिन रिकॉर्डेड सेशन तो आप देख सकते हैं। अगर मैंने 1 घंटे आपको पढ़ाया तो क्या आपके दिन में 24 घंटे में क्या 1 घंटे देखने का टाइम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या अपने नोट्स आप बना सकते हैं? मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड तो करूंगा, लेकिन एक अच्छे कैंडिडेट की पहचान होती है कि वो शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में उसको लिखे। इसका मतलब कि अगर डेली बेसिस पर आप अभी से कंप्यूटर को 1 घंटा देंगे, ज्यादा नहीं, 45 मिनट्स दीजिए, 1 आवर दीजिए, लेकिन डेली बेसिस पर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी फंक्शन में जाना हो, चाहे किसी का भी बर्थडे हो, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, लेकिन 1 घंटे तो सब्जेक्ट में देना ही देना है। नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, उठते बैठते किसी और काम को कर रहे हैं, सपोज करिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग से थक गए, कंप्यूटर को रिवाइज कर लीजिए, ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या किसी ने आपको सिखाया कि व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं? क्या किसी ने आपको यह सिखाया कि एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे एनरोल करना है? किया ना आपने? पढ़ रहे हैं ना लाइव में कनेक्ट करके? इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी में अवेयर आप हैं। यूपीआई कैसे चलाना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे पेमेंट करना है ऑनलाइन, क्या किसी ने ट्रेनिंग दी आपको? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन फिर भी क्योंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं तो आपने चीजों को कर लिया। बस उसी एक्सपर्टाइज को मेंटेन रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हम कर पाएंगे। आज के सेशन में हम लोग 3 चीजों पर बात करेंगे। अबाउट कोर्स यानी स्ट्रेटजी पर, कोर्स में डिस्कस कौन कौन से टॉपिक्स होंगे उस पर, और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए इसका भी एक आइडिया लेते हुए चलेंगे। तो यानी आज का जो सेशन है वो 3 बातों पर फोकस देने वाला होगा। अबाउट कोर्स, स्ट्रेटजी, कोर्स में डिस्कस होने वाले टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अबाउट कोर्स, सबसे पहले कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा?
टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की वीडियोस मिलेंगी और उसके पीडीएफ मिलेंगे, मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उनकी वीडियोस उनके पीडीएफ, डाउट सेशंस और फाइनल सिलेक्शन इन एग्जाम। यानी अगर इन 5 चीजों को आप पढ़ेंगे और इन पर फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका मोटिव है वो क्या है, सिलेक्शन इन द एग्जाम, यानी कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना, और ये आप कर पाएंगे। क्लियर है? अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर होंगे, जैसे कि सर कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, डेली कितने आवर की क्लास चलेगी, क्या जो वीडियो हम लाइव में देख रहे हैं क्या इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी, है ना। ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। आइए जरा इन क्वेश्चंस पर एक एक करके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। मुझे पता है कि आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, है ना। तो चलिए एक बार इस पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है कि सर लाइव में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है ना। हो सकता है किसी का इंटरनेट ना चल रहा हो प्रॉपर तरीके से, बफरिंग हो रही हो। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका नेट ना चले या बफरिंग हो तो आप उस वीडियो को रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं, है ना। यानी उस समय आप ओवर कर दीजिए, लाइव छोड़ दीजिए और उस सेशन को रिकॉर्डेड मोड में देखना प्रेफर करिए। क्या रिकॉर्डेड मोड में आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। वहां पर आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोर्स कब शुरू हो रहा है? आज से, यानी 15 मार्च 2024 से। ये कोर्स खत्म सर कब तक होगा, है ना। कई सारे कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अराउंड हमारे पास में 2 महीने का समय है, यानी 15 मई 2024 तक आपका ये कोर्स एंड हो जाएगा। तो इन 2 मंथ्स में हम लोग कॉन्सेप्ट भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। तो पूरा कंप्लीट करेंगे इन 2 मंथ्स में। क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? लाइव क्लास की जो टाइमिंग रहने वाली है वो है 8 PM टू 9 PM, यानी 1 घंटे की डेली क्लासेस लगेंगी। सर आपने कहा डेली क्लासेस, डेली क्लासेस का मतलब क्या है? क्या 7 डेज क्लास होंगी? जी नहीं, लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी 6 डेज, मंडे टू सैटरडे। संडे आपका ऑफ रहेगा। डिपेंड करता है, अगर किसी दिन ऑफ हो गया तो संडे भी क्लासेस आपकी चल सकती हैं उस दिन को रिकवर करने के लिए, है ना। तो डिपेंड अपॉन दी लीव्स, डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन, लेकिन 6 डेज क्लासेस आपकी चलेंगी। वेरी गुड। आफ्टर लाइव वीडियोस रिकॉर्ड अंडर, सर लाइव के बाद में जो वीडियोस होंगी क्या वो रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगी? यस। लाइव के 45 मिनट्स के बाद, यानी 45 मिनट के बाद में जो वीडियोस होंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। कहां पर? कंटेंट टैब के अंदर। 2 टैब आपके पास में है, एक लाइव टैब है, एक कंटेंट टैब है। लाइव में भी आपको वो वीडियोस रिकॉर्डेड मिलेंगी और कंटेंट वाले टैब में पीडीएफ के साथ आपको वीडियोस फोल्डर के अकॉर्डिंग मिलेगी, है ना। जैसे कि आप चाहते हैं ना कि फोल्डर के अंदर वीडियोस मिल जाएं। हार्डवेयर है तो हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर वाली सारी वीडियोस हों, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर वाली वीडियोस हों, एमएस ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर ऑफिस वाली होनी चाहिए, एमएस वर्ड है तो उसके अंदर एमएस वर्ड वाली होनी चाहिए। तो ऐसे फोल्डर के फॉर्मेट में आपको मिलेंगी, दैट इज अंडर कंटेंट टैब। वेरी गुड। अगला, वीडियोस और पीडीएफ दोनों ही अवेलेबल रहेंगे कहां पर? कंटेंट टैब के अंदर। एनी मैसेज और इंफॉर्मेशन, कहने को तो ये लाइव सेशन है, लेकिन क्या सचिन सर सभी की क्वेरीज का आंसर करेंगे? यस और नो, है ना। एक बड़ी बात है तो बेटा ये लाइव सेशन, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं लाइव में? और क्या ये बेटर होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए लाइव में? बिल्कुल नहीं। लाइव में वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगी। टॉपिक से हटके अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग कहां पर रिजॉल्व करेंगे? जरा ध्यान से समझो। कोई भी मैसेज अगर मुझे आपको देना होगा
तो मैं नोटिफिकेशन टैब की मदद से दूंगा। और अगर कोई भी चीज आपको मुझसे पूछनी है तो वो आप चैट ऑप्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दैट इज चैट ऑप्शन। वाया चैट ऑप्शन you can ask any of your doubt and we can reply over there up to a certain time period, है ना। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम उसका रिप्लाई आपको चैट में कर देंगे। तो कुछ के सॉल्यूशंस तो आपको लाइव में मिल जाएंगे, लेकिन जिसके ना मिल पाए वो आपको कहां पूछना होगा, चैट सेक्शन में। वेरी गुड। एनी क्वेरी आस्क इन दी चैट ऑप्शन इन ऐप। कोई भी अगर क्वेरी है तो उसको आप कहां पूछेंगे, चैट सेक्शन में, जो कि एप्लीकेशन पर गिवन है। नेक्स्ट, सर कितनी डिवाइसेस में इस कोर्स को चला सकते हैं? 1 डिवाइस, 1 लॉगिन, 1 सब्सक्रिप्शन। यानी एक ही डिवाइस पर आप इसको चला सकते हैं। एक से ज्यादा डिवाइसेस पर ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्वर इसको कंट्रोल करेगा और आपके कोर्स को एक्सपायर कर देगा। यानी ओनली 1 डिवाइस, 1 लॉगिन इज अलाउड। नेक्स्ट, क्या सर वॉच करने की कोई लिमिट है? एक वीडियो को कितनी बार देख सकते हैं? द आंसर इज 1 वीडियो, किसी भी वीडियो को आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, नो लिमिट ऑफ द वॉच टाइम। नेक्स्ट, क्या सर वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं? लाइव में तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप रिकॉर्डेड मोड में देखेंगे, है ना, इफ यू वॉच इन द रिकॉर्डेड मोड then definitely you can increase the speed of the video as per the given options. क्या सर वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं? यस। अगर आप चाहते हैं कि नेट आपका ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और आप चाहते हैं कि इंटरनेट आपका ज्यादा कंज्यूम ना हो, तो आप ऑफलाइन मोड में वीडियोस को डाउनलोड करके एप्लीकेशन पर चला सकते हैं, एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु जब भी आप वीडियोस को डाउनलोड करें, डाउनलोड होने के बाद में मोबाइल के डेटा को ऑफ करें, फिर एप्लीकेशन को ओपन करें। डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर आपको वीडियोस मिल जाएंगी और उसको आप वॉच कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, है ना। यानी बिना इंटरनेट के भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, पीडीएफ व्यू इन ऐप ओनली। ये जो पीडीएफ हैं ये आप एप्लीकेशन पर ओपन करेंगे और एप्लीकेशन पर आप वॉच कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्या सर मॉक टेस्ट भी होंगे? जी हां, टॉपिक वाइज मॉक्स आपको यहां पर मिलेंगे, मिक्स मॉक्स भी मिलेंगे और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, क्या सर कोई दूसरी बुक या वीडियो को पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी होगी? क्या कोई ऐसी बुक भी है? क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स कहते हैं सर कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। सर एनी बुक, एनी वीडियो? नो, कोई भी बुक ऐसी नहीं है। कई बार कैंडिडेट ये भी कहते हैं कि सर अपनी बुक आप लॉन्च कर दीजिए। ये हमने स्टार्टिंग में प्लान भी किया था कि एक बुक लॉन्च कर दे आईबीपीएस आरआरबी के लिए या एसएससी के लिए, लेकिन होता क्या है कि पेपर का जो पैटर्न है वो इतनी तेजी से बदल रहा है, हर साल क्या बुक लॉन्च करना ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं। हर साल हम वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट तो कर सकते हैं, लेकिन हर साल बुक में अपडेट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए कोई बुक सर्विस नहीं है और बेटर यही रहता है, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं या जितने भी एसएससी लेवल वाले एग्जाम्स हैं जिनमें पैटर्न बहुत तेजी से बदलता है ना। अगर आप 2024 में होने वाले पेपर्स की बात करें जो अभी तक आईबीपीएस ने लिया है, पेपर में ड्रास्टिक चेंज इन्होंने किया है। यानी अगर उस तरीके का पेपर इन्होंने आईबीपीएस में बना दिया, जो कि बनाएंगे ही बनाएंगे, कंफर्म है, तो बच्चा जो है वो 20 to 30% ही क्वेश्चंस को कर पाएगा अगर उसके पास बेसिक नॉलेज होगी या प्रीवियस उसने पढ़ा हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है कि पूरा पढ़ने के बाद भी 20-30% आए। अगर अपडेट नहीं रहेंगे आप चीजों से, है ना, जैसे चैट जीपीटी आ गया है, गूगल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, कई सारे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आ चुके हैं मार्केट में, जहां से इस बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि आईबीपीएस ने अपने पैटर्न को हर एक सब्जेक्ट में काफी मॉडिफाई कर दिया है, चाहे वो जीए हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो,
कंप्यूटर हो या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, है ना, इवन हिंदी में भी इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग हिंदी पूछना स्टार्ट किया है। मैं आपको आईबीपीएस के बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर भी प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आईबीपीएस किस तरीके का एग्जाम ले रहा है 2024 या 2023 के केस में, है ना, पूरी रिसर्च करके बैठते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर क्वेश्चंस गारंटीड फ्रॉम दिस कोर्स। और जब इतनी रिसर्च करते हैं तो इसका मतलब गारंटी है कि इसके बाहर तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना, दैट इज डैम श्योर। कई लोग क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये भी कहते हैं, क्या सर आपको क्वेश्चन पेपर पहले से पता था? सर आप हैकर तो नहीं? सर आपने पेपर पहले से निकलवा तो नहीं लिया? इतना क्वेश्चन एग्जैक्ट कैसे आ सकता है? डिपेंड करता है रिसर्च पर कि आपने आईबीपीएस पर या जो इंस्टीट्यूट है जो पेपर बना रहा है, जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है, आपने कितनी अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया है, आपने कितने पेपर्स को देखा है। अगर आप लगातार उनके पेपर्स के पैटर्न को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं और पूछने का लेवल क्या रहता है ना। तो दैट्स वाई गारंटीड फ्रॉम दिस कोर्स। डाउट आस्क ड्यूरिंग लाइव सेशन और चैट सेक्शन। जो आपके डाउट्स हैं वो आप लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं, या अगर लाइव सेशन में आंसर ना मिले तो चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज आपको देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और वैलिडिटी कितनी रहेगी, यानी इस पूरे कोर्स को आप एक्सेस कितने समय के लिए कर सकते हैं। द आंसर इज 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आपने कोर्स इनरोल किया है उस दिन से 12 महीने की वैलिडिटी आपको इस कोर्स में मिलेगी। वेरी गुड। क्या ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा? यस। कोर्स रन या वॉच ओनली ऐप। इसको एप्लीकेशन की मदद से ही आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आफ्टर एग्जाम शेयर योर एग्जाम एक्सपीरियंस। इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें हम आपको बताते हैं ये किसके बेसिस पर बताते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो क्या सचिन सर एग्जाम देने गए? ये क्वेश्चंस कैसे पता चले और ये कॉन्फिडेंस कैसे मिला कि जो पढ़ाएंगे वो आप करके आएंगे? द क्रेडिट गोज टू यू। ये सब आपके बदौलत ही पॉसिबल है, क्योंकि एग्जाम के बाद क्वेश्चन शेयर कौन करता है? आप लोग। ये बताता कौन है कि सर 40 क्वेश्चन में से 38 करके आए? आप लोग। ये बताता कौन है कि थैंक यू सचिन सर, आपकी हेल्प की वजह से कंप्यूटर अच्छा कर पाए? आप लोग। यानी जो रोल रहता है वो आपका रहता है, बस हम तो गाइड करते हैं, हम तो पढ़ाते हैं, बाकी आप बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आपने करवाया था। तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाएगा? आपको। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर कोई कंफ्यूजन है, जैसे आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर करने हैं, या आपको कोई बात बतानी है, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर, और यहां पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। नेक्स्ट, ओन नोट्स। क्या सर अपने नोट्स बनाने जरूरी हैं? क्योंकि सर टाइम कम होता है ना, नोट्स बना के पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। क्या नोट्स बनाने जरूरी हैं? यस और नो? द आंसर इज यस। याद करो, बचपन से आप लोग नोट्स बनाते ही चले आ रहे हैं, और नोट्स को ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के वीडियो में आपको नोट्स 2 घंटे लगेंगे बनाने में। जो चीजें आपको पहले से पता है उनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीजें आपको पता नहीं है उन चीजों को अगर आप लिखेंगे, बार बार लिख लिख के रिवाइज करेंगे, तो एग्जाम में आसानी होगी करने में। जैसे अगर मैंने आपको बताया, सपोज करिए कि हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है? आपने कहा सर हमें पता है, चार्ल्स बेबेज हैं। तो क्या इस क्वेश्चन को लिखने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। मैंने अगर कहा, सपोज करिए कि कंप्यूटर में 5 जनरेशन हैं, और आपको पता है कि कंप्यूटर में 5 जनरेशन होती हैं, तो क्या इसको लिखने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। यानी जो चीजें आपको पहले से पता हैं
उनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीजें आपको याद हैं वो याद हैं, जो चीजें आपको लगता है कि ये याद नहीं रहेंगी उनको शॉर्ट फॉर्मेट में जरा सी जगह में लिख लीजिए, है ना। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। ओन नोट्स बनाने पड़ेंगे। रिवाइज ओनली वाया पीडीएफ प्रोवाइडेड। रिवीजन कैसे करें? क्या वीडियोस की मदद से रिवाइज करें, ये बेटर होगा, कि सिर्फ पीडीएफ की मदद से रिवाइज करें, ये बेटर होगा। एक बार आपने वीडियोस देख ली, अब आपको अगर रिवीजन करना है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ जो हम प्रोवाइड करेंगे उसकी मदद से ही आपको रिवीजन करना होगा। तो इसका मतलब रिवाइज ओनली वाया पीडीएफ प्रोवाइडेड। नेक्स्ट, हाउ टू वॉच वीडियोस ऑफलाइन। सर ये बताइए कि वीडियोस को ऑफलाइन मोड में कैसे वॉच करें। हाउ? पहला स्टेप, डाउनलोड वीडियो फ्रॉम द कंटेंट टैब। कंटेंट टैब में जाकर वीडियोस को डाउनलोड करें। आफ्टर डाउनलोड क्लोज योर मोबाइल इंटरनेट। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल के इंटरनेट को बंद कर दें। एप्लीकेशन को ओपन करें, ऑफलाइन डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएं और वीडियो को प्ले कर दें। तो इस तरीके से आप वीडियो को बिना इंटरनेट कंज्यूम किए भी देख सकते हैं। सर अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो कैसे पूछें आपसे? एप्लीकेशन पर चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पर आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी है ना, आपको लगता है कि कुछ बहुत अर्जेंट काम है सचिन सर से, कुछ बात करनी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। इमरजेंसी के केस में कोई फीडबैक देना है, कोई रिजल्ट शेयर करना है, कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, यू कैन चैट मी विद दिस पार्टिकुलर व्हाट्सएप या चैट ऑप्शन, या फिर व्हाट्सएप के द्वारा भी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सिलेबस। अभी तक के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि अक्सर आप लोग के रहते हैं, सर कोर्स कब खत्म होगा, सर डाउनलोड किया हुआ कहां मिलेगा, सर ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए। तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब सिलेबस क्या है, पढ़ाएंगे कैसे, कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे आपके कोर्स में? तो आंसर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एआई एंड ब्लॉकचेन, ऑफिस 365 वेरी वेरी पॉपुलर वन, शॉर्टकट कीज के बारे में, एमएस ऑफिस जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी हार्डवेयर का पोर्शन, नंबर सिस्टम, प्रिंटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग का पोर्शन, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, फर्मवेयर के बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में, मैक्रोस के कॉन्सेप्ट, मेमोरी और स्टोरेज का कॉन्सेप्ट, इमेजेस यानी मल्टीमीडिया के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, इंटरनेट मतलब ब्राउजर और सर्च इंजन के बारे में, कुकीज के बारे में, सीपीयू यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, हिस्ट्री एंड फंडामेंटल्स, एक्सटेंशंस, मॉडेम और राउटर में डिफरेंस या जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं इनके बारे में बात करें, मेमोरी यूनिट्स, रैम एंड रोम यानी प्राइमरी मेमोरी के बारे में, लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, सॉफ्टवेयर, मैलवेयर, ये वो टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे इस पार्टिकुलर कोर्स में। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा क्या, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। सपोज करो अगर प्रीवियस ईयर में कोई एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके पूरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेटेस्ट आईबीपीएस ट्रेंड कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस, जो आईबीपीएस के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हैं उन पर भी डिस्कशन होगा। तो ये है ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी या सिलेबस जिस पर हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। क्या यहां तक के सेशन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के
कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन। यहां तक समझ में आया गाइस? शिवानी, ओनली इन दी स्मार्टफोन डियर, ओनली इन दी iOS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास iOS है तो वहां पर चल जाएगा, अगर एंड्रॉयड है तो वहां पर चल जाएगा, है ना। विंडोज पर वर्क नहीं करेगा। श्वेताक्षी राणा, ओनली कोर्स वीडियोज आर सफिशिएंट, रेस्ट यू नीड नॉट टू वॉच, है ना। सिर्फ जितना आपको कोर्स में बता दिया जाए सिर्फ उतना ही पढ़ के जाइए, उसी को रिवाइज करके जाइए, रेस्ट नो नीड। पीडीएफ, पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही ओपन होगी, है ना, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। वेरी गुड। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो हम समझ गए, लेकिन 2023 में आरआरबी क्लर्क में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, आरआरबी पीओ में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, आरबीआई में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, और जितने भी आईबीपीएस ने पेपर कंडक्ट करवाए इंक्लूडिंग एसएससी, इनका लेवल क्या रहा, सर ये भी एक बार डिस्कस करिए, ताकि हमको ये पता चलेगा कि जो लेवल पूछा जा रहा है ना, इससे एक लेवल ऊपर होगा। क्या यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें एक लेवल का आइडिया तो लगेगा, है ना। तो हम इतने सारे क्वेश्चंस को अगर डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक बेस तैयार होगा, है ना, एक प्लेटफॉर्म तैयार जरूर होगा। वेरी गुड। तो आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की बात करें, है ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो पेपर में जो टॉपिक्स पूछे गए, जहां से पूछा गया वो क्या था, आइए एक बार ऑब्जर्व करते हैं। सभी जितने भी आईबीपीएस के पेपर्स हुए उन सबको डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग एसएससी वाले को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हैव अ लुक। मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मिनिमम कितनी रोज होती हैं, कितनी कॉलम्स होती हैं? मिनिमम की बात करें यानी कम से कम, तो कम से कम एक रो और एक कॉलम तो होगी ही होगी। अगर हम कोई भी टेबल बनाने जाते हैं तो क्या एक रो और एक कॉलम से ही शुरू करते हैं? जी हां, वन बाय वन करके ही हम स्टार्ट करेंगे और तभी तो बिल्डिंग बनेगी। तो आंसर क्या होगा? वन रोज एंड वन कॉलम। शॉर्टकट की फॉर रिमूव अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 2013। 2013 वाले वर्जन में एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट की होती है टू रिमूव अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, किसी भी कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने की, वो क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर एग्जाम में दिया होता पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, तो आंसर हो जाता कंट्रोल प्लस क्यू। लेकिन पूछा क्या गया था कि एमएस वर्ड में हमें रिमूव करना है कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग को। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मतलब क्या है? सपोज करिए कि हमने किसी भी कैरेक्टर को क्या किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया या अंडरलाइन किया, और अगर इसकी फॉर्मेटिंग को हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे। लेकिन अगर किसी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को चेंज करना है तो क्या करेंगे? रिमूव करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ क्यू करेंगे। यानी ये शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां से हमने दो क्वेश्चन आपके सामने रखे। एक क्वेश्चन हमने देखा पूछा गया किससे? मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड से। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया अगेन एमएस वर्ड से, और ये पूछा गया 2013 वाले वर्जन से। प्लस ये थी एक शॉर्टकट कीज जहां से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। कुछ वर्जन्स के नाम लिख दिए गए और पूछा गया कि इन वर्जन में से
कौन सा एमएस ऑफिस का वैलिड वर्जन है ये बताइए। तो आंसर क्या था ऑप्शन में? ऑफिस 365, दिस इज द वैलिड वन। क्या वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार यस सर लिख के बता दो। और वीडियो प्रॉपर दिख रही हो तो भी एक बार अपना फीडबैक दे दीजिए। वेरी गुड, ऑल परफेक्ट। तो इसका मतलब कि हमें यह पता होना चाहिए कि एमएस ऑफिस के कितने वर्जन होते हैं, है ना। तो आपको क्या पता है कि ऑफिस के टोटल वर्जन्स कितने हैं? जैसे ऑफिस 2013, ऑफिस 2016, 17, 19। क्या इसके पहले भी कुछ वर्जन्स हुए? जी हां, ऑफिस 2007, 2007 वाला ओल्डेस्ट में आता है और 7 के ऊपर वाले लेटेस्ट में आते हैं, है ना। जैसे 7 हो गया, 2009 हो गया, 2013 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, है ना। और अब लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? ऑनलाइन वाले की बात करें तो 365 वाला जो है वो लेटेस्ट है, यानी ऑफिस 365 इज द लेटेस्ट इन द ऑनलाइन मोड। लेकिन अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफिस 2021 इज द लेटेस्ट वन इन द ऑफलाइन मोड। सर ये डिफरेंस क्या है? ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या मसला है? जरा ध्यान से सुनो। एमएस ऑफिस ने क्या किया, अपने एमएस ऑफिस को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक उनके लिए जो इंटरनेट पर काम करते हैं और एक उनके लिए जो बिना इंटरनेट के काम करते हैं। अगर आप बिना इंटरनेट के एमएस ऑफिस को चलाना चाहते हैं, यानी एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को चलाना चाहते हैं, तो आपको लेटेस्ट इंस्टॉल करना होगा ऑफिस 2021। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं एमएस ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में, तो आपको इंस्टॉल करना होगा ऑफिस 365। क्या ये डिफरेंस समझ में आया कि ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है? तो ये आंसर आपको देखकर करना होगा कि ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन में ये पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन वाला वर्जन लेटेस्ट कौन सा है, तो आंसर होगा ऑफिस 365। ऑफलाइन वाला वर्जन कौन सा लेटेस्ट है, तो आंसर होगा 2021, है ना, दैट इज द लेटेस्ट वन। वेरी गुड। नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि 5 ऑप्शन आपको दे दिए गए, प्लॉटर, माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। माइक्रोफोन, माइक जिससे मैं बोल रहा हूं, क्या ये इनपुट डिवाइस है? जी हां। माउस क्या इनपुट डिवाइस है? हां। कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है? यस। स्कैनर जो स्कैन करता है पेजेस को, क्या इनपुट डिवाइस है? यस। लेकिन प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, क्या ये भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। दीज आर नॉट द इनपुट डिवाइसेस। तो आंसर क्या हो गया? प्लॉटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, वैलिड ईमेल एड्रेस। कुछ ईमेल एड्रेस आपको दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वैलिड है, कौन सा नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया ईमेल टॉपिक से। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की बताइए। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर दी अंडरलाइन पर्पस? तो आप जानते हैं कंट्रोल यू फॉर दी अंडरलाइन। बोल्ड करने की बताइए, कंट्रोल बी फॉर दी बोल्ड। शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू स्लाइड इन दी पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर आपको कोई नई स्लाइड बनानी है, कंट्रोल एन की मदद से बनाएंगे। डिलीटेड ईमेल कहा जाते हैं अगर बाई चांस किसी गलती की वजह से आपसे कोई ईमेल डिलीट हो गया जाने अनजाने में, तो क्या वो ईमेल डिलीट किया हुआ वापस आ सकता है? यस और नो। जैसे कई बार आपसे कुछ फाइल्स गलती से डिलीट हो जाती हैं कंप्यूटर में, तो क्या वो गलती से डिलीट हुई फाइल्स या फोल्डर्स को आप रिकवर कर पाते हैं? जी हां सर, है ना। यही तो आप कहेंगे सर वो रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं और रिसाइकिल बिन में से उनको रिकवर कर पाना काफी आसान होता है ना। वहां पे राइट क्लिक करेंगे, रीस्टोर करेंगे, हो जाएगा। लेकिन
क्या ईमेल के केस में अगर कोई गलती से आपसे मेल डिलीट हो गया, क्या वो भी रिकवर हो जाता है? यस, क्योंकि जो भी मेल आप डिलीट करते हैं या गलती से डिलीट होता है वो ट्रैश फोल्डर में जाता है। और कितने दिन तक वो ट्रैश फोल्डर में रहता है? 30 दिन तक। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने उसको रिकवर कर लिया तो वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर 31वें दिन आपको याद आया, अगर 31st डे आपको याद आया कि अरे कोई मेल हमसे डिलीट हो गया, क्या फिर भी ये रिकवर हो सकता है? जी नहीं, तब ये अलविदा कहकर आपको चला जाएगा। तो इसका मतलब जो भी मेल हम डिलीट करते हैं वो कहा जाता है ट्रैश फोल्डर में। कितने दिन तक वो ट्रैश फोल्डर में रहता है? 30 दिन तक, और उसके बाद हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। क्लियर? वेरी गुड। विच इज नॉट नॉन वोलाटाइल मेमोरी या नॉट परमानेंट या टेम्परेरी मेमोरी? कह रहा इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो नॉट नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? अगर वो नॉन वोलाटाइल होगी इसका मतलब बात क्या हो रही है कि वो वोलाटाइल इन नेचर है। वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, यानी नॉट परमानेंट। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो टेम्परेरी है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो परमानेंट नहीं है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो वोलाटाइल इन नेचर है? द आंसर इज रैम मेमोरी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंटरनेट डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड इन? जो इंटरनेट है उसकी खोज कब हुई? तो 1 जनवरी 1983 में इंटरनेट आपका इन्वेंट हुआ, यानी डिस्कवर हुआ। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ लेजर प्रिंटर? लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लेजर प्रिंटर में टोनर का प्रयोग करते हैं, पाउडर का प्रयोग करते हैं, लेकिन लेजर प्रिंटर में कभी भी इंक का प्रयोग नहीं करते, है ना। जब प्रिंटर आप लोग को पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल में। तो लेजर प्रिंटर में लेजर लाइट का प्रयोग होता है, लेजर प्रिंटर में टोनर या पाउडर का प्रयोग होता है, लेकिन किसका प्रयोग नहीं होता? इंक का प्रयोग नहीं होता। वैन की फुल फॉर्म बताइए। तो लैन, मैन, वैन, पैन, कैन, सैन, बहुत सारे टाइप्स के नेटवर्क हैं। इसमें वैन की फुल फॉर्म क्या है? वेरी इजी, वाइड एरिया नेटवर्क। .doc.docx एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया कि .doc या .docx किस प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन है? तो आप जानते होंगे कि .doc का मतलब डॉक्यूमेंट होता है, और ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है। जैसे एक्सएलएस एक्सेल का है, पीपीटी पावर पॉइंट का है, बीएमपी पेंट का है, टीएक्सटी नोटपैड का है ना, ऐसे बहुत सारे ब्ला 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 एंड सो ऑन। वैसे ही .doc.docx एमएस वर्ड का है। नेक्स्ट, वैलिड पावर पॉइंट एक्सटेंशंस। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? .ppt या .pptx, ये पावर पॉइंट का है। डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? द आंसर इज मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, है ना। आप जानते होंगे कि अगर हमें डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में या एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो हम मॉडम डिवाइस का प्रयोग करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए मेमोरी यूनिट्स को। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो जब आपको पूरी मेमोरी यूनिट्स याद होंगी, जैसे बिट, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिट के बाद क्या आता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट कम्स आफ्टर बिट? आंसर आया सर बाइट। बाइट, 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 बाइट। और मैं कहूं कि आप बिल्कुल गलत हैं, तो कैसा लगेगा आपको? क्योंकि बिट के बाद आता है निबल, और निबल के बाद आता है बाइट। यानी बिट के बाद बाइट नहीं आता, बिट के बाद निबल आता है, निबल के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद किलो बाइट आता है, फिर मेगा बाइट आता है, गीगा बाइट आता है, टेरा बाइट आता है, सो एंड सो ऑन।
तो बिट का मतलब 01 और निबल का मतलब 4 बिट। एक निबल में 4 बिट होती हैं, यानी एक बाइट में कितने निबल होंगे? अगर एक निबल में 4 बिट होती हैं तो एक बाइट में कितने निबल होंगे? और ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है। 2 निबल, 2 निबल का मतलब 4 बिट प्लस 4 बिट, 4 और 4 क्या हो गए? 8 बिट। तो 8 बिट किसके बराबर होगा? 1 बाइट के बराबर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, एक बाइट बोलूं या 2 निबल बोलूं? क्या दोनों बात सही है? यस या नो? 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल, क्या मैं ये बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस कि इनको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या बिट के बाद में कौन सी यूनिट आती है? निबल आती है। 2 निबल किसके बराबर होता है? एक बाइट के बराबर होता है। तो इस तरीके के थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। फास्टेस्ट प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम। और अगर फास्टेस्ट की बात करें तो आंसर क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किस ईयर में आया और क्या नाम था? तो पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर है उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। और ये कब आया? 1837 में आया। और ये आया क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। क्लियर? नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? होते कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखकर बताइए, तो क्या आपको 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पता है? अगर पता है तो आप बहुत आसानी से ऑप्शन में ये बता देंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? जैसे एग्जाम में दिया हुआ था ओरेकल, तो ओरेकल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? पता होगा आप लोग को। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग में मदद करती है ना? तो व्हाट इज बेसिकली एन ओरेकल? इज इट इज अ डीबीएमएस या डेटाबेस लैंग्वेज या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स इन दी प्रोग्रामिंग, जो हमें प्रोग्रामिंग में काफी मदद करती है ना? ये बोल सकते हैं आप। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा अच्छा, हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर्स में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैन डिवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मोबाइल में यूज होने वाले, और दूसरा लैपटॉप पर यूज होने वाले या डेस्कटॉप पर यूज होने वाले। तो अगर मैं कहूं कि मोबाइल में कौन कौन से यूज होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर एंड्रॉइड, आईओएस। ये 2 नाम बहुत फेमस हैं जो कि मोबाइल मार्केट को कवर किए हुए हैं, एंड्रॉइड और आईओएस। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंड्रॉइड किसका प्रोडक्ट है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? किस कंपनी का प्रोडक्ट है एंड्रॉइड? बिल्कुल सही, गूगल कंपनी का। एंड्रॉइड किसने बनाया? गूगल ने बनाया। मैं आपसे पूछूं आईओएस किसने बनाया? ये जो दूसरा नाम है आईओएस, ये किसका है? बिल्कुल सही, आप कहेंगे एप्पल कंपनी का, है ना? वही कंपनी जो कहती है किडनी बेच दो तब जाकर मैं मोबाइल दूंगी, है ना? दैट इज एप्पल कंपनी। तो इसका हो गया आईओएस। यस। अब मैं पूछूं अच्छा, बिना मोबाइल के बारे में मुझे बताइए कि मोबाइल केस में ना हो, लैपटॉप पे चल जाए या डेस्कटॉप पर चल जाए ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप कहेंगे सर बहुत सारे हैं। विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट का, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, और एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम हैं जो कि लैपटॉप पे सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पर चलाते हैं? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वायरस एंटर नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सेफ है,
सिक्योर है? तो आप कहेंगे सर इसमें दो बड़े नाम निकल के आते हैं, एक यूनिक्स और लाइनेक्स। यानी अगर हमें सर्वर पर चलाना होगा तो हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूनिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और लाइनेक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल कौन सा है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूनिक्स का बड़ा भाई है। तो लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर वायरस नहीं एंटर होते। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जिसमें एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैन यू नेम any of the operating system in which there is no need of antivirus? Linux, जब वायरस आएगा ही नहीं तो एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे बताओ। मैंने कहा कि आपको अपने घर में ताला नहीं लगाना। आपने कहा क्यों सर? मैंने कहा जब चोर आएगा ही नहीं तो ताला लगाओगे किसके लिए? बोलो। हम लोग ताले किसके लिए लगाते हैं, है ना? अब जानवरों के लिए तो लगाते नहीं है। हमने कहा जब चोर आएगा ही नहीं तो ताले लगाकर करोगे क्या? सेम लाइनेक्स कहता है कि हम वायरस को एंटर ही नहीं होने देंगे। अगर वायरस को एंटर ही नहीं होने देगा तो क्या एंटीवायरस की कोई रिक्वायरमेंट? नो नीड। समझ में आया? सीडी रोम की कैपेसिटी बताइए। सीडी रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। शुरुआत में कुछ पुराने दिनों को अगर आप याद करें तो आपके घर में कोई ना कोई सीडी आपने जरूर खरीदी होगी, है ना? या मूवी की सीडी खरीदी हो या कोई गेम से रिलेटेड सीडी आपने खरीदी हो जिसके ऊपर लिखा रहता है 700 MB। तो कैपेसिटी सीडी की कितनी है? 680 MB या 700 MB, है ना? जो लगभग मार्केट में कितने रुपए की मिल जाती है, कोई बताएगा? एक सीडी की कॉस्ट मार्केट में कितने की है? एनीवन? लक्ष्मण कह रहे हैं सर 10 रुपए की। बहुत बढ़िया। और कोई आंसर? 40 रुपए की अनिरुद्ध कह रहे हैं। जितेंद्र कह रहे हैं सर 50 रुपए की। सजल का कहना है सर 20 रुपए की। सतीश कह रहे हैं ब्लैंक ले तो 20 रुपए की, है ना? कोई कहेगा सर नो आइडिया। किसी ने कहा सर 100 रुपए की भी आती है। मैं कह रहा हूं बेटा आती तो 5 रुपए की भी है। वायरस वाली लोगे तो 3 रुपए में भी मिल जाएगी, 5 रुपए में मिल जाएगी। सर वायरस वाली सीडी का मतलब क्या है? वायरस वाली सीडी का मतलब कि कंपनी आपको फ्री गिफ्ट देती है कि ये लो 5 रुपए की सीडी और इसमें भर देती है क्या? वायरस। वायरस आएगा फिर आप क्या करोगे? उसी दुकान पे जाओगे और कहोगे देखो सर हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा, लैपटॉप नहीं चल रहा। वो कहेगा अच्छा, वो देखेगा कहेगा देखो इसमें एंटीवायरस लगाने की रिक्वायरमेंट है। आप पूछेंगे एंटीवायरस कितने का पड़ेगा? वो कहेगा 400 रुपए का। तो फायदा किसको हुआ? सीडी ली आपने 5 रुपए की, उसके साथ वायरस आपको फ्री मिला और आपको देने पड़े एंटीवायरस के 400 रुपए। तो आपको वो सीडी कितने की पड़ी? 405 रुपए की। लेकिन अगर आप यही सीडी बढ़िया वाली खरीदते, 50 रुपए खर्च करते, तो फायदा किसको होता? आपको, क्योंकि उसमें आपको वायरस फ्री में नहीं मिलता, है ना? तो यही डिफरेंस होता है। सीडी आपको 50 में भी मिल जाती है, 100 में भी मिल जाती है और 5 रुपए में भी मिल जाती है। डिफरेंस समझ में आया? तो ये है आपकी आईटी सेक्टर की मार्केट। नॉट एमएस वर्ड टूल। नीचे दिए गए ऑप्शन में से एमएस वर्ड टूल कौन सा नहीं है? तो फायरफॉक्स क्या है? डेटाबेस, है ना? दिस इज नॉट ए एमएस वर्ड टूल। नॉट यूपीआई एप्लीकेशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी यूपीआई ऐप नहीं है? इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। टास्क मैनेजर का फंक्शन क्या होता है? यह क्वेश्चन पूछा गया। एंड नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम, मॉनिटर सीपीयू एंड रैम यूजेज, मॉनिटर इंडिविजुअल प्रोग्राम एक्टिविटी। तो ये तीनों आपके टास्क मैनेजर के फंक्शंस हैं, जहां पर आप टास्क मैनेजर के थ्रू इंडिविजुअल टास्क को एंड कर सकते हैं, सीपीयू की परफॉर्मेंस को या रैम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, या मॉनिटर इंडिविजुअल प्रोग्राम आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं वाया टास्क मैनेजर। तो ये फंक्शंस पूछे गए।
डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है कौन सा नहीं, इसके बारे में पूछा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, यह पूछा गया। व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मैं ये पढ़ पाऊं कि आप जो सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं जो आपके दिमाग को पढ़ ले, दैट इज कॉल्ड एआई। सोचो, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक बन गया कि वो ह्यूमन के माइंड को पढ़ ले, तो सोचो क्या मार्केट में तबाही आ जाएगी। सोच के देखो, मशीन थिंक लाइक ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स को, मशीन्स को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो इंसान के तरीके से सोचने लगे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट इज कॉल्ड एआई। मशीन को इंटेलिजेंट बनाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन पार्ट है। सोचो, आपने ये बात सोची कि मैं ये पासवर्ड रखूंगा। यू थिंक दैट द पासवर्ड ऑफ माई सिस्टम इज दिस वन, and artificial intelligence knows that you are thinking to make this password, it is harmful for the society or not, है ना। आप सोच ही रहे हैं कि वो व्यक्ति मुझे पसंद है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपकी मन की बात पढ़ ली, दैट इज कॉल्ड एआई। जैसे आजकल बहुत चीजों में एआई का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी शॉपिंग की है, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, बताइए, या आपने कोई ऑर्डर मंगवाया है कभी, जैसे जोमैटो से, स्विगी से? यस और नो? हो सकता है कि आपने कई बार प्रोडक्ट को मंगवाया ना हो, सर्च किया हो, छोड़ दिया हो, कार्ट में ऐड किया हो, छोड़ दिया हो। अब उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या आपके पास कोई एसएमएस आया, क्या कोई नोटिफिकेशन आया, क्या कोई फेसबुक पर आपको उसका ऐड दिखा, क्या गूगल पर आपको उसका ऐड दिखा? यस सर। क्या स्विगी और जोमैटो के थ्रू आपके पास यह मैसेज आया कि रिद्धि, आपका पिज्जा खाने का मन है, ये हम जानते हैं, तुरंत ऑर्डर करिए? क्या आपके पास ऐसा कोई मैसेज आया कि आपने बहुत समय से केक नहीं खाया है, केक ऑर्डर कर दीजिए? बहुत सारे मैसेजेस, है ना, समय समय पर आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैसेजेस मिलते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आपने ऑर्डर तो किया था स्विगी के थ्रू, आपने ऑर्डर तो किया था अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के थ्रू, लेकिन वहां से आपकी इंटरेस्ट फेसबुक को ट्रांसफर हुई, फेसबुक से गूगल को ट्रांसफर हुई, गूगल से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऐड आपको देखने को मिले, है ना। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भले ही हमें पिज्जा खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पास मैसेज आया ऐसे कि सचिन, आपने बहुत दिनों से पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, मुझे लग रहा है कि आज आप खाएंगे, और ये रहा डिस्काउंट, खरीद लीजिए। मैंने कहा मुझे नहीं खाना, लेकिन स्विगी को पता है कि मुझे खाना है ना। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एआई, क्योंकि मैंने कभी ऑर्डर किया होगा और मेरे इंटरेस्ट को जानते हुए उसने कहा कि इसको दोबारा ऐसा रिमाइंडर भेजे कि हो सकता है इसका मन कर जाए। हो सकता है मैं कहूं कि आपको ये खाना है, आपको ये खाना है, आपको ये खाना है, तो हो सकता है कुछ तो आप मंगवा ही लें, है ना, कुछ तो आप ऑर्डर करें, तो क्यों ना ऐसे रिमाइंडर आपको भेजें। यस, है ना। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज ब्लॉकचेन, है ना, क्वेश्चन आया ब्लॉकचेन से। ये क्या होता है ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम क्रिप्टो करेंसीज पर वर्क करते हैं। हम काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क पे, हम काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे, हम काम करते हैं मेंटेन करने के लिए ब्लॉक्स को। दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। अगर किसी ने क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइंस पर काम किया होगा, तो वहां पर उसको मालूम होगा कि एक लेजर मेंटेन किया जाता है, एक वॉलेट मेंटेन किया जाता है, जिसमें उस बिटकॉइंस को ट्रांसफर करते हैं।
that is called a blockchain, a distributed ledger on a peer to peer network. peer का मतलब दोस्त, दोस्त को क्या बोलते हैं, पीयर बोलते हैं, है ना। जैसे हर एक दोस्त जरूरी होता है, वैसे ही पीयर टू पीयर नेटवर्क भी ब्लॉकचेन के केस में या क्रिप्टो करेंसी के केस में जरूरी होता है ना। तो ब्लॉकचेन से क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। लाइनेक्स से क्वेश्चन पूछा गया, एक्सेल के फंक्शन, सेव करने की शॉर्टकट की और फॉर्मेट पेंटर जैसी चीजों से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये वो सेक्टर थे जिसमें आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में क्वेश्चंस पूछे गए। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? क्या लगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे? ये तो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लेकिन धीरे धीरे ये लेवल क्या हो रहा है, टफ की तरफ जा रहा है ना। चाहे आरआरबी क्लर्क हो या पीओ हो, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2023 के बाद से या 24 की बात करें, इनका पैटर्न थोड़ा सा और टफ है। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जैसे आरआरबी पीओ में क्या पूछा गया, जीबीओ में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, एसएससी लेवल पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। जब इनका आपको एक बार आइडिया हो जाएगा ना, फिर शुरू करेंगे एक एक टॉपिक्स पर और फिर बताएंगे देखो यही वो क्वेश्चन था जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अब आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं डिटेल में, फिर उसके जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं, है ना, उन सबको पढ़ेंगे। तो ये रहेगा पेपर को करने का तरीका, और उसके बाद हम कहेंगे कि देखो अब एश्योर हो गया फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना, क्योंकि हमने जितने क्वेश्चंस थे वो भी देख लिए, कॉन्सेप्ट भी देख लिए, एमसीक्यूज भी देख लिए, हो गया ना परफेक्ट वे। तो ये रहेगी हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी, है ना, जिसके थ्रू आप एग्जाम में खुद कहेंगे कि सर मजा आ गया कंप्यूटर पढ़ के, और अब वाकई लग रहा है कि फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलेंगे कल के सेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।